चलिए शुरू करते हैं अपना वापस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे अपन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में अपन ने स्थिति का रूपांतरण पढ़ लिया था, स्थिर अवस्था में, गतिशील अवस्था में। अपन बात करते हैं वेग का रूपांतरण। अगर कोई निर्देश फ्रेम जो है, एक निर्देश फ्रेम दूसरे निर्देश फ्रेम के सापेक्ष क्या गतिशील है, अगर उन दोनों निर्देश फ्रेम के अंदर कण की स्थिति भी समय के साथ में क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, कण की स्थिति भी अगर बदल रही है, तो मैंने कहा निर्देश फ्रेम एस डेस एस के सापेक्ष किससे गतिशील है, वी वेग से गतिशील था। तो अपन ने स्थिति का रूपांतरण समीकरण निकाला था। क्या निकाला था? आर डेस इक्वल टू आर माइनस वी टी। अब मैं कह रहा हूँ यदि कण भी गतिशील है तो अपन क्या निकाल सकते हैं? वेग का रूपांतरण। वेग का रूपांतरण समीकरण निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये जो समीकरण जिसको मैं नाम दे देता हूँ, मान लो 1 नंबर अपन ने स्टार्टिंग में निकाला था, इसका टी के सापेक्ष अपन अवकलन कर दें तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी आर डेस अपॉन डी टी प्लस डी आर अपॉन डी टी माइनस डी अपॉन डी टी इंटू वी टी। अब देखो वेग जो है वो तो नियत है, मैंने कहा वेग क्या है? कांस्टेंट है। वेग कांस्टेंट है तो इसका अवकलन मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेग नियत। वेग नियत है तो v का तो अवकलन होगा नहीं, t का अवकलन हो जाएगा डी बाई डी टी 1। यहाँ पर डी आर अपॉन डी टी ये निर्देश तंत्र s का वेग है, v नोट जिसको मैंने नाम दिया। v नोट किसको नाम दिया है? निर्देश फ्रेम s का वेग, जिसको नाम क्या दे दिया? v नोट। भाई r अपॉन डी आर अपॉन डी टी निकाला, निर्देश फ्रेम r के अंदर उसका स्थिति सदिश था, तो निर्देश फ्रेम s के अंदर उसका वेग कितना है? s में कण का वेग v नोट हो जाएगा। तो v डेस इक्वल टू वी नोट माइनस v। ये समीकरण अपने पास में मान लो इसको नंबर 2 दे देते हैं। तो ये समीकरण कौन सा होगा? गैलीलियन का वेग रूपांतरण का समीकरण। तो इसको लिख देता हूँ, गैलीलियन वेग रूपांतरण समीकरण। अब एक चीज यहाँ पर गैलीलियन कहता है कि जड़त्वीय निर्देश फ्रेम होना चाहिए। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम का मतलब अगर कोई एक निर्देश फ्रेम दूसरे निर्देश फ्रेम के सापेक्ष अगर नियत वेग से गतिशील है, इसका मतलब दूसरा जो निर्देश फ्रेम है वो भी क्या है? जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है। पहला जड़त्वीय निर्देश फ्रेम और दूसरा भी क्या हो जाएगा? जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। अब अपन बात करते हैं कि वेग का रूपांतरण के साथ में अपन त्वरण का रूपांतरण निकालें तो इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ लिखते हैं अपन चौथा पॉइंट, त्वरण का रूपांतरण। गैलीलियन रूपांतरण पढ़ रहे हैं, त्वरण का रूपांतरण पढ़ते हैं। त्वरण का रूपांतरण समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर यदि कण जो है वो त्वरित गति से गतिशील है, तो यहाँ पर समीकरण अपने पास में है v डेस इक्वल्स टू वी नोट माइनस वी। अब v तो क्या है? नियत। एक निर्देश फ्रेम दूसरे निर्देश फ्रेम के सापेक्ष क्या है? नियत वेग से गतिशील है, तो इसका तो हो जाएगा 0। ये हो जाएगा डी वी नोट अपॉन डी टी, ये हो जाएगा डी वी डेस अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा 0। तो इसका मान लेते हैं अपन ए डेस, इसका मान लेते हैं ए। तो दोनों का जो त्वरण प्राप्त हो रहा है अपने को क्या बराबर प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब एक निर्देश फ्रेम में त्वरण का मान दूसरे निर्देश फ्रेम में कण का त्वरण का मान समान प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब अगर कोई निर्देश फ्रेम, एक निर्देश फ्रेम अगर दूसरे निर्देश फ्रेम के सापेक्ष एक समान वेग से गतिशील है, इसका मतलब वो दूसरा निर्देश फ्रेम में क्या है? जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है। इसको मैं समीकरण नाम मतलब 3 दे देता हूँ। इसको दे देते हैं अपन गैलीलियन का त्वरण रूपांतरण समीकरण। गैलीलियन का त्वरण रूपांतरण समीकरण, या किसी एक समान गतिशील निर्देश फ्रेम के सापेक्ष दूसरा निर्देश फ्रेम अगर एक समान गति से गतिशील है, तो इसका मतलब वो भी निर्देश फ्रेम क्या होगा? जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। यदि कोई निर्देश फ्रेम मूल निर्देश फ्रेम के सापेक्ष एक समान वेग से गतिशील, एक समान मतलब नियत वेग से गतिशील हो, तो वह जड़त्वीय
निर्देश फ्रेम होता है। ये हो जाएगा अपने पास त्वरण का रूपांतरण। अगर इसी तरह से मैं बल की बात करूं तो बल का रूपांतरण समीकरण निकालें अपन, तो दोनों तरफ क्या कर दें, क्योंकि कोई भी निर्देश फ्रेम हो उसके अंदर कण का द्रव्यमान क्या रहता है, अपरिवर्तित। मैं बात करता हूं यहां पर बल का रूपांतरण, तो कहने का मतलब कण का द्रव्यमान सभी निर्देश फ्रेम में क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। भाई कण का द्रव्यमान किसी भी निर्देश फ्रेम हो, चाहे जड़ती हो निर्देश फ्रेम में द्रव्यमान में तो कोई बदलाव आएगा नहीं। तो इसका मतलब अपन ने मान लिया, माना कण का द्रव्यमान क्या है, m है। तो समीकरण जो अपन ने 3 निकाली थी, 3 से a डैश किसके बराबर निकाला था, a के बराबर। मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, m से गुणा, तो ये हो जाएगा m a इक्वल्स टू, ये हो जाएगा m a डैश इक्वल्स टू m a। तो इसको तो नाम देते हैं f डैश, ये हो जाएगी f के बराबर। तो कहने का मतलब दोनों निर्देश फ्रेम के अंदर कण के ऊपर लगने वाला बल क्या है, समान है। इसका मतलब कण जो है अगर वो त्वरित गति भी कर रहा है तो दोनों निर्देश फ्रेम में कर रहा है, अगर नियत वेग से गतिशील हो तो दोनों निर्देश फ्रेम में गतिशील है, क्योंकि दोनों निर्देश फ्रेम जो है एक दूसरे के सापेक्ष क्या है, एक निर्देश फ्रेम दूसरे के सापेक्ष नियत वेग से गतिशील है, तो ही वो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है। क्लियर हो गई बात। तो ये अपने पास में जो बल अपने पास में बराबर प्राप्त होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, गैलीलियन का बल की निश्चरता का सिद्धांत। क्या कहेंगे इसको, गैलीलियन का बल की निश्चरता का सिद्धांत। ये बल के बारे में बात होगी। छठवां हो जाएगा संवेग संरक्षण सिद्धांत। अपन बात करते हैं संवेग संरक्षण सिद्धांत की। तो गैलीलियन रूपांतरण पढ़ रहे हैं, गैलीलियन रूपांतरण के अंदर संवेग संरक्षण की बात करता हूँ, तो कहने का मतलब यह है कि गैलीलियन रूपांतरण के अंदर अपन ने एक निर्देश फ्रेम से दूसरे निर्देश फ्रेम के अंदर समीकरण निकाले। एक के अपने को पता है, दूसरे के अपन ने क्या करें, निकाले। तो दूसरे निर्देश फ्रेम में क्या संवेग भी संरक्षित रहता है, तो कहने का मतलब हाँ, अगर गैलीलियन जो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है तो गैलीलियन समीकरण जो है उसके अंदर संवेग जो है वो परिवर्तित नहीं होता। किसी भी कण का संवेग परिवर्तित, कणों का संवेग जो है वो नियत रहता है। मतलब अगर कोई दो कण टकरा रहे हैं, टकराने से पहले का संवेग टकराने के बाद के संवेग क्या होता है, बराबर। तो अपन बात करते हैं दो निर्देश फ्रेम है, जैसे मान लो एक तो क्या था अपने पास में s और दूसरा क्या है s डैश। s डैश जो है वो s के सापेक्ष क्या कर रहा है, v वेग से गतिशील है। तो अगर दो कण s की सापेक्ष की बात करूं, s के अंदर अगर टकराते हैं तो उनका संवेग सुरक्षित रहता है, तो s डैश में भी उनका संवेग क्या रहता है, सुरक्षित रहना चाहिए। तो ये गैलीलियन समीकरण, गैलीलियन के रूपांतरण समीकरण में भी क्या है, संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है वो लागू होता है। कहने का मतलब संवेग जो है संरक्षित रहता है। कहने का मतलब क्या है, संवेग संरक्षित रहता है। एस डैश के अंदर दो कणों के बीच का संवेग टक्कर से पहले का टकराने के बाद का, एस डैश में भी नहीं, दो कणों का संवेग टकराने से पहले का टकराने के बाद का, वो क्या रहेगा, नियत। कहने का मतलब दो मैंने कर लिए m1 और m2। एस के अंदर मैं बात करूंगा संवेग संरक्षण की, तो एस डैश में भी वही समीकरण अपन निकालेंगे कि क्या वही प्राप्त हो रहे हैं। देखते हैं, माना निर्देश फ्रेम S में दो कण m1 तथा, द्रव्यमान लिख रहा हूँ भाई, m1 तथा m2, जिनका टक्कर से पूर्व वेग क्रमशः u1 तथा u2 है। इसी प्रकार टक्कर के बाद वेग क्रमशः v1 तथा v2 हो जाता है। सही है। तो संवेग संरक्षण गैलीलियन रूपांतरण के अंदर संवेग संरक्षण लागू होता है। मैंने कहा कि गैलीलियन रूपांतरण जो है उसके अंदर कणों का संवेग अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है। तो
गैलीलियन रूपांतरण में संवेग संरक्षण सिद्धांत से। तो संवेग संरक्षण सिद्धांत m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। समझ गए? ये अपन ने पढ़ रखा है, 11वीं क्लास की फिजिक्स के अंदर आता है। अब बात करते हैं कि यही गैलीलियन रूपांतरण संवेग का संरक्षण का जो सिद्धांत है अपन उसमें लागू करें, किसमें? एस डेस में। इसी प्रकार एस डेस में दोनों कणों के टक्कर से पूर्व वेग क्रमशः u1 डेस तथा u2 डेस। अब देखो मैंने कहा एक निर्देश फ्रेम में वेग u1 और u2 लिया था, तो मतलब इसके अंदर कणों के वेग, देखो निर्देश फ्रेम अगर दूसरा है तो दूसरे निर्देश फ्रेम में कण का वेग अलग होगा। पहले में अलग है तो दूसरे में क्या होगा? अलग होगा। हाँ, उन दोनों के बीच में अपन रिलेशन निकालते हैं, वही तो गैलीलियन समीकरण है। मैंने कहा इसके अंदर वेग अलग होगा, इसमें अंदर वेग क्या होगा? अलग, क्योंकि ये दोनों निर्देश फ्रेम ही अलग अलग है। बस ये है कि इनके बीच में, दोनों के बीच में संबंध जो निकालते हैं अपन, उसी को क्या कह रहे हैं अपन? गैलीलियन के समीकरण। तो दोनों निर्देश फ्रेमों में उनके वेग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन संवेग क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। इसी प्रकार एस डेस में दोनों कणों के टक्कर से पूर्व के वेग u1 डेस और u2 डेस तथा टक्कर के बाद वेग v1 डेस तथा v2 डेस हो। तो बात करते हैं टक्कर से पहले और टक्कर के बाद की। तो इन दोनों में अपन ने समीकरण जो रिलेशन था वो तो निकाल रखा है अपन ने। कैसे निकाला था भाई? अपन ने निकाला था v डेस इक्वल्स टू v नोट माइनस v। याद आ रहा है कुछ? वेग का रूपांतरण समीकरण पढ़ा था अपन ने, तो इसी को अपन काम में लेंगे। ये वेग था एस डेस निर्देश फ्रेम में, ये था एस डेस निर्देश फ्रेम एस के सापेक्ष नियत वेग से गतिशील तो, और ये वेग कौन सा है? ये वेग है, ये वेग था एस के अंदर कण का वेग, और ये था एस डेस एस के सापेक्ष जो गतिशील था जिस वेग से, वो था v। ठीक है, ये तो कण का वेग हो जाएगा एस डेस में, ये एस के अंदर कण का वेग, और ये एस डेस का एस के सापेक्ष वेग। तो यहाँ लिख दूं v डेस क्या है? एस डेस में कण का वेग, v नोट क्या है? एस में कण का वेग, और v क्या था? एस डेस का एस के सापेक्ष वेग। ये तीनों थी अपने पास में कंडीशन। अपन बात करते हैं इसकी समीकरण निकालते हैं। तो इसकी समीकरण क्या कहती है? टक्कर से पहले का संवेग, तो संवेग संरक्षण सिद्धांत से, संवेग संरक्षण सिद्धांत से। तो कहने का मतलब संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो है ना, वो एस डे और एस डेस में दोनों में सेम ही रहता है, अपरिवर्तित रहते हैं, वो निकाल रहे हैं अपन। तो यहाँ हो जाएगा m1 u1 डेस। भाई अपन दूसरे निर्देश फ्रेम की बात करें संवेग संरक्षण का सिद्धांत से, कौन से निर्देश फ्रेम में कर रहा हूँ मैं बात? निर्देश फ्रेम एस डेस में बात कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा द्रव्यमान, तो दोनों निर्देश फ्रेम में क्या रहेगा? नियत। तो m1 u1 डेस प्लस m2 u2 डेस इक्वल टू हो जाएगा m1 v1 डेस प्लस m2 v2 डेस। अब अपन देखो इनके कणों के वेग के रूपांतरण समीकरण से, अब कणों के वेग के रूपांतरण समीकरण निकालते हैं। सबसे पहले मैंने कहा u1 डेस कितना हो जाएगा? u1 डेस u1 डेस कितना हो जाएगा? अब ये सदिश राशि है ना, तो इनको अपन सदिश लगा देते हैं सब पे। मैंने कईयों पे लगाया नहीं है, क्लियर है? u1 डेस इक्वल टू u1 माइनस नियत वेग से गतिशील है कौन? वो s। v क्या है यहाँ पर? v हो जाएगा यहाँ पर s डेस s के सापेक्ष वेग, s डेस का s के सापेक्ष वेग। इसी प्रकार से मैं कहूँ u2 डेस की बात करूँ तो ये हो जाएगा u2
माइनस v। v किसका वेग है? निर्देश फ्रेम s डैश का s के सापेक्ष वेग है, इसी को माइनस किया था। इसी तरह से मैं बात करूं v1 डैश की बात, तो v1 माइनस v। v2 डैश की बात करूं तो v2 माइनस v। ये हो जाएगी अपने पास में रूपांतरण समीकरण। कौन से? कणों के रूपांतरण में। इसको मान नाम दे देता हूँ, मान लो ये अपने पास में 2 नंबर समीकरण हो जाएगी, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। तो समीकरण 3, 4 और 5 और 6 के मान अपन समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हटा रहा हूँ इसको। तो मैं लिखता हूँ समीकरण 3, 4, 5 व 6 के मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखो 2 नंबर समीकरण क्या है अपने पास में? m1 u1 डैश ये रहा, तो u1 डैश का मान हो जाएगा u1 माइनस v प्लस m2 u2 माइनस v बराबर m1 v1 डैश की वैल्यू हो जाएगी v1 माइनस v प्लस m2 v2 माइनस v। क्लियर है? अब यहाँ पर इनको खोल देते हैं अपन, m1 u1 माइनस m1 v प्लस m2 u2 माइनस m2 v। इसी तरह से m1 v1 माइनस m1 v प्लस m2 v2 माइनस m2 v। अब देखो m1 v1 माइनस का, यहाँ पर भी m1 v, ये m1 v, m2 v, ये भी m2 v कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा अपने पास में m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ये समीकरण देखो अपने पास में समीकरण 1 जो थी और समीकरण जो अपने पास में आई है इसको मैं दे देता हूँ 7 नंबर नाम। समीकरण 1 और समीकरण 7 क्या है? समान। इसका मतलब संवेग क्या रहता है? अतः अपन कह सकते हैं जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में संवेग अपरिवर्तित रहता है। पहला निर्देश फ्रेम है, उसके सापेक्ष दूसरा निर्देश फ्रेम या तो स्थिर अवस्था में हो या नियत वेग से गतिशील अवस्था में हो, तो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में क्या रहता है? संवेग अपरिवर्तित रहता है। जबकि देखना ये अलग चीज है, जबकि भिन्न भिन्न जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में कण का वेग भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग जड़त्वीय निर्देश फ्रेम लेंगे तो उनके अंदर कण का वेग भी क्या प्राप्त होगा अपने को? अलग अलग। कण का वेग अलग होगा, लेकिन उन सब का जो चाहे पहले निर्देश फ्रेम में निकलो, चाहे दूसरे में निकलो, चाहे तीसरे में, अगर जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है तो उनके अंदर कण के संवेग क्या रहेंगे? अपरिवर्तित रहेंगे। यह संवेग संरक्षण का सिद्धांत है ना। तो यहां लिख देता हूं, अतः गैलीलियन रूपांतरण में संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। यहां तक क्लियर है? अब बात करते हैं अपन, जैसे अपन ने निकाला था संवेग संरक्षण सिद्धांत लागू होता है, क्या वैसे गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, तो अपन निकालते हैं ऊर्जा संरक्षण। गैलीलियन रूपांतरण में ऊर्जा भी क्या रहती है? संरक्षित रहती है। संवेग भी सुरक्षित रहता है, ऊर्जा भी सुरक्षित रहती है। गैलीलियन रूपांतरण में गैलीलियन
रूपांतरण में ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण निकालेंगे, उनमें ऊर्जा भी क्या रहेगी, संरक्षित। बात करते हैं, तो कहने का मतलब वही निर्देश फ्रेम एस में ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से, एस में ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की बात करूं तो टक्कर से पहले का संवेग, टक्कर से पहले की ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर। ये टक्कर से पहले की ऊर्जा। निर्देश फ्रेम एस के अंदर अपन ने द्रव्यमान m माना था, उसका वेग कितना बना था, u1। दूसरे का द्रव्यमान m2 माना था और उसका वेग माना था u2। टक्कर के बाद की ऊर्जा हो जाएगी 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। अब देखो संवेग के अंदर तो अपन ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन ऊर्जा जो है टकराने के बाद में सारी ऊर्जा वेग में परिवर्तित नहीं होती। जैसे दो कण टकराए, टकराने के बाद में इसने अपना वेग इसको दे दिया, इसने अपना वेग, ऐसा है। लेकिन सारी की सारी ऊर्जा रूपांतरित नहीं होती कि भी वो पूरी की पूरी यहाँ से जो गतिज ऊर्जा है वो इसके अंदर दोनों में बदल गई। कुछ ऊर्जा जो है उष्मा के रूप में या किसी अन्य फॉर्मेशन के रूप में भी क्या निकल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो उसको अपन नाम देते हैं कुछ अन्य ऊर्जा। ये क्यों है, ये अपनी इनिशियल एनर्जी हो गई, ये फाइन, मतलब टक्कर से पहले की ऊर्जा और टक्कर के बाद की ये टोटल ऊर्जा है। देते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार निर्देश तंत्र एस देश में, ये तो निर्देश तंत्र एस की बात की है, एस देश में। अब देखो भाई टक्कर तो एक ही बार हुई है, चाहे निर्देश तंत्र एस में हो चाहे एस देश में हो, उसी टक्कर की वजह से अन्य रूप में परिवर्तित हुई है। अब ऐसा नहीं है कि भाई दूसरे निर्देश फ्रेम में इस ऊर्जा का मान चेंज हो जाएगा, जो अन्य रूप में परिवर्तित हुई है वो तो सेम ही रहेगी। भाई दो कण टकराए हैं, उसको मैंने अलग नजरिए से देखा, किसी दूसरे ने अलग नजरिए से देखा, लेकिन टकराने के बाद में जो ऊर्जा खर्च हुई है वो तो सेम ही हुई है, चाहे मैं देख रहा हूँ चाहे कोई दूसरा उसको प्रेक्षित कर रहा हूँ। मतलब दो निर्देश तंत्र का कहने का मतलब दोनों अलग अलग करके प्रेक्षित कर रहे हैं, तब भी जो अन्य रूप में खर्च हुई है वो ऊर्जा तो नियत ही रहेगी। तो यहाँ पर इसी प्रकार से वेग अलग अलग हो जाएंगे, m1 u1 डेश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 डेश स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/2 m1 v1 डेश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डेश स्क्वायर प्लस q। ये समीकरण नंबर 2। अपन यहाँ पर भी रूपांतरण समीकरण, वेग के रूपांतरण समीकरण काम में लेते हैं। वेग के रूपांतरण समीकरण से, वेग का रूपांतरण समीकरण कौन से है, अपन ने पढ़े v डैश इक्वल्स टू v नोट माइनस v, ये पढ़ा था अपन ने, और इसके बारे में मैंने नाम भी दिए थे। तो इसकी जगह ये तो हो जाएगा अपने पास में दूसरे निर्देश फ्रेम में वेग। तो पहले कण का वेग दूसरे निर्देश फ्रेम में कितना है, u डैश है, u1 डैश बराबर पहले वाले निर्देश फ्रेम में s में इसका वेग कितना था, u1 था, और s डैश जो है s के सापेक्ष किस वेग से गति कर रहा है, वो v वेग से गति कर रहा है। तो ये हो जाएगा u1 का मान। इसी प्रकार से मैं बात करूं u2 डैश की, u2 डैश कितना हो जाएगा, u2 माइनस v। वही दूसरे कण का दूसरे निर्देश फ्रेम में s डैश में वेग बराबर कितना हो जाएगा, दूसरे कण का पहले निर्देश फ्रेम s में वेग, और दूसरा निर्देश फ्रेम पहले निर्देश फ्रेम के सापेक्ष किस वेग से गति कर रहा है, वो वेग v। ये अपन ने गैलीलियन रूपांतरण के वेग के समीकरण निकाले थे। इसी प्रकार से मैं बात करूं v1 डे इसकी, तो ये हो जाएगा v1 माइनस v, और v2 डैश इक्वल टू हो जाएगा v2 माइनस v। क्लियर है। तो ये अपन मान, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ u1 डैश u2 डैश v1 डैश तथा वह v2 डैश के मान समीकरण 2 में रखने पर, हम 2 में रखते हैं इनके मान, तो अपने पास में क्या समीकरण प्राप्त हो जाएगी, ये आएगी अपने पास में 1/2 m1। अब देखो इनके मान लिखते हैं तो u1 डैश की जगह कितना हो जाएगा,
भाई ये सदिश राशि है, उनका स्क्वायर कर रहे हैं, तो अपन देखो सदिश राशियों का स्क्वायर किस तरह से करते हैं। सदिश राशियों का स्क्वायर का मतलब होता है अदिश गुणनफल। जैसे मैंने ये जो है उसका अगर स्क्वायर की बात करूँ तो इसका मतलब ये होता है ए डॉट ए। क्लियर हो गया। और डॉट प्रोडक्ट ये क्या है, अदिश गुणनफल होता है, स्क्वायर अदिश गुणनफल होता है, याद रखना भाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 m1 u1 डैश की वैल्यू हो जाएगी u1 माइनस, इसको मॉडुलस कह देते हैं, माइनस v प्लस 1/2 m2 मॉडुलस u2 माइनस v। मॉडुलस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये स्क्वायर जो होता है उसके अंदर का जो परिमाण होता है, चाहे वो माइनस की वैल्यू चाहे प्लस की वैल्यू, प्लस ही रहती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल माइनस का 2 का स्क्वायर की बात करूँ तो ये 4 ही होता है। क्लियर है। उसी तरीके से बराबर हो जाएगा 1/2 m1 v1 माइनस v प्लस 1/2 m2 v2 माइनस v। इनके स्क्वायर खोल देते हैं। ये हटा दूं भाई एक बार के लिए, हटा देते हैं एक बार, तो लिखने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी। ये हो जाएगा 1/2 m1 u1 माइनस v को अगर खोलते हैं अपन तो u1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2 माइनस आएगा, सॉरी माइनस का 2 u1 v प्लस में हो जाएगा 1/2, इसको भी u2 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2 u2 v इक्वस टू में हो जाएगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, सॉरी प्लस v स्क्वायर माइनस का 2 v1 v प्लस में हो जाएगा, हाँ भाई यहाँ पे ये प्लस क्यू भी चल रहा था अपने पास में, ठीक है ना। तो प्लस में हो जाएगा 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस का 2 v2 v। अब देखो यहाँ पर सॉरी प्लस का q, u1 v यहाँ पर u2 v, u1 स्क्वायर v स्क्वायर, देखो 1/2 m1 v स्क्वायर 1/2 m2, यहाँ पर m2 है, v स्क्वायर 1/2 m1 v स्क्वायर 1/2 m2 v स्क्वायर, ये तो हो गया कैंसिल। v1 स्क्वायर सॉरी v स्क्वायर v स्क्वायर, यहाँ पर भी v स्क्वायर v स्क्वायर, ये तो हो जाएगा कैंसिल। अपन खोलेंगे कोष्टक को तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 1/2 m, इसको तो हटा देते हैं, ये हो जाएगा u1 स्क्वायर माइनस का 2 u1 v प्लस का 1/2 m2 u2 स्क्वायर माइनस का 2 u2 v बराबर हो जाएगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर माइनस का 2 v1 v प्लस का 1/2 m2, कोष्टक में लिख देते हैं यहाँ पे v2 स्क्वायर माइनस का 2 v2 v प्लस का q। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इनको अपन खोलते हैं। तो 1/2 m1 u1 1/2 m2 u2, यहाँ लिख देते हैं 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा m u1 v m u1 v प्लस वही 1/2 m2 u2 स्क्वायर प्लस ये माइनस की वैल्यू भाई, सॉरी ये माइनस है, यहाँ पर भी क्या देगा माइनस m2 2 से 2 कैंसिल u2 v बराबर 1/2 m1 v1 स्क्वायर माइनस में m1 v1 v प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर माइनस में m2 v2 v प्लस में q। तो m1 u1 m2 u2 को अलग कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर माइनस का 1 माइनस में आ जाएगी अपने पास में v कॉमन आ जाएगा m1 u1 m1 है ये भी u1 माइनस का v यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा m2 v2 बराबर 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर माइनस, देखो दोनों में वापस
v1 v कॉमन आ रहा है यहाँ पर भी, माइनस v कॉमन लेते ये तो हो जाएगा m1 v1 माइनस प्लस में m2 v2। देखो यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया इन दोनों के अंदर, इसकी बात कर रहा हूँ और इसकी बात कर रहा हूँ, इन दोनों के अंदर। यहाँ पर भी मैंने इन दोनों के अंदर देखो v कॉमन लिया, m1 u1 प्लस m2 u2, m1 v1 प्लस m2 v2। अब देखो ये मैं समीकरण नाम दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 3 कह देते हैं। समीकरण 3 जो है उसके अंदर संवेग संरक्षण का नियम तो लागू किया था अपन ने भी, तो समीकरण 3 में संवेग संरक्षण के नियम से हटा दूं यहाँ पर, या लिख देता हूँ ऊपर, समीकरण 3 में संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या कहते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ये समीकरण नंबर 4 मान लो, ये समीकरण 4 का मान 3 में रख देते हैं। समीकरण 4 व 3 से, तो कहने का मतलब ये m1 u1 प्लस m2 u2 किसके बराबर, m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या हो रही, कैंसिल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब यहाँ पर अपने पास में बचेगा, अतः 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर बराबर 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। प्लस में क्या था अपने पास में, अन्य रूप में परिवर्तित हुई ऊर्जा। यहाँ पर भी प्लस में क्यों है, क्लियर है? सॉरी यहाँ नहीं लिखा मैंने, यहाँ प्लस में क्या है, क्यों है, समीकरण नंबर 3। क्लियर हो गया? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, हटा रहा हूँ इसको, हटा दो, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। बस ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो है वो यही कह रहा है, गतिज ऊर्जा जो है टक्कर से पहले की और टक्कर के बाद की क्या है, बराबर है। कुछ ऊर्जा जो अन्य रूप में परिवर्तित हुई वो दोनों में समान रहेगी, चाहे निर्देश फ्रेम S1 हो, S2 हो या S हो, S डैश हो, दोनों में क्या रहती है, बराबर रहती है। तो कहने का मतलब गैलीलियन रूपांतरण में ऊर्जा भी क्या रहती है, संरक्षित रहती है। तो अतः गैलीलियन रूपांतरण में कणों की ऊर्जा भी क्या रहती है, संरक्षित रहती है। जबकि वेग क्या थे दोनों के अलग अलग, जबकि अलग अलग जड़त्वीय, भाई बात जो कर रहे हैं अपन जड़त्वीय निर्देश फ्रेम की कर रहे हैं, अलग अलग जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में कणों के वेग क्या हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। क्लियर है? गैलीलियन रूपांतरण में ऊर्जा क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। ये लो, ये हो गया अपने पास में टॉपिक क्लियर। एक बार के लिए थोड़ा सा वापस आपको मैं समझाने के लिए बता देता हूँ। कि जड़त्वीय अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम अपन बार बार पढ़ते आ रहे हैं, कौन सा तो जड़त्वीय है, कौन सा अजड़त्वीय है। देखो इस दुनिया में कोई भी निर्देश फ्रेम जड़त्वीय नहीं है, कोई भी निर्देश फ्रेम जड़त्वीय नहीं है, लेकिन फिर भी हम पृथ्वी को जड़त्वीय मानते हैं क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है और उसके ऊपर अपन उसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति गति को ज्ञात करते हैं। जैसे कोई पृथ्वी को क्या मानते हैं, स्थिर अवस्था में। एक्चुअल में तो पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, क्योंकि पृथ्वी किसके चक्कर लगा रही है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो सूर्य के चक्कर लगा रही है तो पृथ्वी भी स्थिर तो नहीं है, लेकिन हम इसको क्या मानते हैं, अपने लिए अपनी सुविधा के लिए या अपन उसको एक फ्रेम मानते हैं, स्थिर निर्देश फ्रेम, और उसकी सापेक्ष ही अपन गति की बात करते हैं। जैसे कोई वाहन अगर गति कर रहा है तो अपन किसके सापेक्ष गति मानते हैं, पृथ्वी के सापेक्ष। पृथ्वी स्थिर अवस्था में और उसके ऊपर वाहन अगर गति कर रहा है तो उसकी स्पीड ही है, तो उस हिसाब से अपन पृथ्वी को जड़त्वीय निर्देश फ्रेम मानते हैं।